ठीक है ना। तो कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कवर करा देते हैं आपको। देखो दो बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। देयर आर टू बेसिक केमिकल प्रिंसिपल, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड। ज़्यादातर स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग दो तरीके से होती है, एक तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ बिकॉज मेनी टाइम्स दे कैन बी आस्क। तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो आप देखो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो ये डॉट डॉट लगा है ना दोनों के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब भी होगी तो एक तो कार्बन आयन बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, कार्बो एनायन और एक कार्बोकेटायन। तो दो तरह की चीजें ये बनती है, कार्बन आयन कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में देखो C+ है, कार्बन आयन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इससे तुम देख सकते हो इस तरीके से। अब इस तरह के भी रिएक्शन होते हैं जहाँ की देयर आर इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कोई बताएगा? कोई बताना चाहता है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे हैं, जैसे CO ग्रुप अटैच्ड हो, मान लो ये देखो CO ग्रुप अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये पुल करता है एक तरीके से, है ना। तो बिकॉज ऑफ पुलिंग व्हाट यू कैन सी देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कार्बन एटम। तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस चीज की डेफिशिएंसी रहेगी उसी चीज को आप लव करोगे, ठीक है ना। जिसकी डेफिशिएंसी रहेगी उसी चीज को आप लव करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट लाइक दैट थिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एज इन अनप्रोटोनेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अनआयोनाइज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे देखोगे न्यूक्लियोफाइल माने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। नेगेटिवली चार्ज है जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जितने भी कार्बन आयन स्पीसीज होती हैं, सल्फाइडिल ग्रुप है, ये नोट कर लो अच्छे से, ऑक्सीजन के ग्रुप हैं, ऑल दे आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव लविंग, यानी निगेटिव वाला पॉजिटिव को लव करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला निगेटिव को लव करेगा। तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव को लव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बीच में बोलते रहा करो, समझ में आया नहीं आया हमें पता ही नहीं लगेगा। आजाद अमन आवाज आ रही बेटे? मित्रविंदा आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, इसको ना समझ में आया तो पूछते रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस SR में ये पूछा गया है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ज्यादातर बच्चे बोल चुके होते हैं। आप देखोगे ना, जैसे सल्फाइडिल ग्रुप है, SS ग्रुप आपने सुना होगा प्रोटीन में, है ना। कार्बन तो ऑलमोस्ट सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सब में क्या है कि देयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, दे विल बी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज देख ही रहे हो, है ना। नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर, अब ये क्या है, इमिडाजोल ग्रुप है। हिस्टिडीन में अगर आप देखोगे ना, इमिडाजोल ग्रुप होता है ना। अब तुमको जो CSIR में क्वेश्चन मिलेगा वो इमिडाजोल ग्रुप से मिलेगा, ठीक है ना, कि किस तरह का ये बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल छांटो उसमें से, ये
दे देंगे आपको हिस्टिडीन, इमिडाजोल, हाइड्रोक्सिल, है ना। तो कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, जैसे फॉस्फेट ग्रुप है, एटीपी में आप देखते हो बहुत सारा काम होता है। फॉस्फोरस जो ग्रुप होता है फॉस्फेट का, तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग के कारण क्या हो रहा है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है ना। तो इस पे नई स्पीसीज अटैक कर सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर बायोलॉजिकल पूरे बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात करोगे तो ऑल लिविंग सेल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 जनरल कैटेगरीज। वो 5 कैटेगरीज क्या क्या हैं? वो 5 कैटेगरीज हैं। हाँ आयुर्वेद बोलो। सर वो जो ये फॉस्फोरस ग्रुप तो हाँ बोलो। हाँ ये फॉस्फोरस ग्रुप वाला फिर से बताइए। फॉस्फोरस ग्रुप में है क्या ना कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगी जिसमें बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया था, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम। सिमिलरली इन द फॉस्फेट में क्या होता है कि यहां भी कौन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये वैसे तो 1 2 3 4 अटैच है, लेकिन हम एक ही की बात कर रहे हैं अभी कि एक ने क्या करना है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देना है फास्फोरस का इस साइड में। तो ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो कोई आर स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, दे कैन अटैक टू सच डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर आर अटैच हो सकता है, फास्फोरस के ऊपर भी आर अटैक हो सकता है। और यहाँ पे भी देखो, जैसे CONH की बात आएगी अभी पेप्टाइड में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दे कैन पुल ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, या नाइट्रोजन से अटैच अगर ऑक्सीजन। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको दे देंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे कि एटीपी दे दिया है ना, और कोई प्रोटॉन की स्पीसीज दे दिया, का पेप्टाइड बॉन्ड दे दिया, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें जो रिएक्शन होंगे वो कौन से इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होंगे। एक फोकस दे देंगे आपको, है ना, कि इस कार्बन पे, फास्फोरस के पी पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे यहाँ पे। तो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, ये उल्टा है, इसलिए लविंग, फाइल का मतलब होता है लव, ठीक है ना। न्यूक्लियस लव, न्यूक्लियस लव तभी होगा, न्यूक्लियस लव मतलब पॉजिटिव लव, जब खुद में ये निगेटिव होगा, खुद निगेटिव होगा तभी न्यूक्लियस को लव करेगा, ठीक है ना। सिमिलर नॉट मिक्स विद सिमिलर, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, है ना, यानी ये पॉजिटिव है। इसकी मीनिंग यही से आ रही है, नाम से ही आ रही है। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो इजीली समझ सकते हो। तो हम पूरे रिएक्शन को वी कैन कैटेगराइज देम इनटू द 5 ब्रांचेज, 5 कैटेगरीज। एक तो वो रिएक्शन होंगे जिसमें कि सीधे सीधे कार्बन कार्बन बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो या तो वो बन रहा होता है या तो टूट जाएगा, है ना, या तो बनेगा या तो ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है इंटरनल रीअरेंजमेंट। इंटरनल रीअरेंजमेंट की बात तब आती है जैसे आइसोमराइजेशन एंड एलिमिनेशन। आइसोमर बनना, आइसोमर कैसे बनते हैं, व्हाट इज आइसोमर्स? ग्लूकोज फ्रक्टोज देख लो, ग्लूकोज फ्रक्टोज देख लो, हाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज देख लो।
C6H12O6, ठीक है ना। तो इनमें देखो लिखते हैं कैसे हैं, CHO OH H 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तो ये हो गया एक अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट हम कर दें कि ये सारे देख रहे हो किधर है, ये राइट की तरफ है OH और ये लेफ्ट की तरफ है। अब अगर आइसोमर हमने बनाना होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आई कैन चेंज, राइट। व्हाट आई कैन डू 1 2 3 4 5 6, हमने इधर OH कर दिया, राइट। ग्लूकोज का ग्लूकोज का आइसोमर हो गया D और L, है ना। बट आपने पूरे OH एक ही साइड में लिखे ना। हाँ, इधर पूरा OH लिखा ना राइट साइड में। थर्ड, हाँ ये D, थर्ड OH इधर रहता है ना लेफ्ट साइड में। हाँ तो ये D और L में डिफरेंस होता है ना। D ग्लूकोज इधर होगा राइट साइड में, डेक्सट्रोज राइट साइड में ना, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में हो गया, तो ये L ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला देखते हैं ना, इधर वाला किधर डिफरेंस है, बाकी ऊपर के अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। CH2OH के पास देखेंगे ना, यहाँ नीचे से, क्योंकि यहाँ से वो दिखते हैं ना डायरेक्शन, समझ में आई बात। तो डेक्सट्रोज मतलब राइट साइड में अगर जा रहा है, चेंज हो रहा है तो D ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड में आ रहा है तो L ग्लूकोज, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बात समझो। अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। अगर मान लो मैंने हाइपोथेटिकल 2 स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कहीं चेंज है नहीं है, राइट। बट हमने क्या किया, कोई एंजाइम यूज करके हमने इसका आइसोमेरिक पोजीशन ऑफ एटम हमने चेंज कर दिया। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्टली द सेम वे। आइसोमराइजेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रीअरेंजमेंट। कुछ होंगे जो फ्री रेडिकल के रिएक्शन होंगे, कुछ होंगे जो कि आप ज़्यादा पढ़ोगे अभी, ये ग्रुप ट्रांसफर वाले बात ही हो रही, सिग्नल ट्रांसडक्शन में होता है ये, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में कई जगह जहाँ फॉस्फोट्रांसफरेज है, काइनेज है ना, तो वहाँ पे ग्रुप ट्रांसफर होता है। फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, ग्लाइकोसिल हो गया, एसिल ग्रुप ट्रांसफर हो गया। एंड फिफ्थ वन इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिंपल ऑक्सीडेशन। तो वी कैन क्लासीफाई all type of metabolic reaction into major 5 categories। क्लियर है। अब वो पहला वाला देख लो, द रिएक्शन दैट मेक और ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाते हैं या ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यू कैन से द एल्डोल कंडेंसेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, है ना, ये तुम्हारा एक ज़्यादा काम का है। क्लेजान एस्टर कंडेंसेशन तो केमिस्ट्री का है, एल्डोल कंडेंसेशन भी केमिस्ट्री का है, लेकिन ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो ये फैटी एसिड में भी आप पढ़ोगे, है ना, सच काइंड ऑफ रिएक्शन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम क्या फोकस है, फोकस एरिया मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। कौन सा ग्रुप रिमूव कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन में, विच ग्रुप इज रिमूव्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 ना, CO2 दिस इज CO2। तो ये रिमूव हो रहा है, पहले अटैच था एंड नाउ दिस इज रिमूव्ड। तो रिएक्शन तो हो गई ना, यहाँ पे बॉन्ड जिस बॉन्ड से अटैच था, राइट। सो द होल ग्रुप इज सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये बेटे क्लियर हुआ, ये समझ में आई बात, ये क्लियर हो गई कि नहीं।
फिर आगे बढ़ो। ये देख रहे हो कार्बन से अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। नाउ द कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिमूव्ड इन डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल। दिस इज अ बीटा कीटो एसिड, राइट, बीटा कीटो एसिड. So there is a removal of this carboxyl group after breaking this bond, CC bond. Now after a separation of CO2, what is attached? Hydrogen is attached. ये clear हो गया? So such kind of reactions are example of breaking of carbon-carbon CC bond. Breaking of CC bond. CC bond break हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, तो CC is converted into CH, ठीक है ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे CC कन्वर्टेड into CH हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल एडिशन हो गया, क्लेजान एस्टर कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मतलब देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड। यहाँ पे देखो CC बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे देखो CC बॉन्ड बन रहा है। जहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, डी वर्ड यूज होगा, डी मतलब ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग। नो व्हाट इज द इंटरनल रीअरेंजमेंट? देखो सबसे बढ़िया वही मैं कह रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड द एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब ये कैसे हो रहा है? देखो ग्लूकोज में क्या है, CHO ग्रुप है ना, टर्मिनल पे, और यहाँ पे फॉस्फेट है लास्ट में, जहाँ हमने CH2H लिखा था। अभी देखो अब क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि ये जो था ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और जो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो यहीं का बॉन्ड बाहर से नहीं आया। देयर इज नो एडिशनल एटम इन्वॉल्व फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, rather than there is a internal arrangement. What is the internal arrangement? Means you can see where is the hydrogen? Hydroxyl group has the hydrogen. बोलते रहो बीच में, मुझे लगे कि समझ में आ रहा है आपको। So now this hydrogen is being shifted to this carbonyl carbon. You can see the result here. Here was the hydroxyl group and hydrogen is shifted here. तो ये hydroxyl में convert हो गया और ये carbonyl में convert हो गया। तो now you can see rest of the things are remain same. बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजों में कोई डिफरेंस आया नजर? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में डिफरेंस है जो हाईलाइटेड पोर्शन है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रीअरेंजमेंट। इंटरनल रीअरेंजमेंट मीन्स द इंटरनल एटम कैन बी शिफ्टेड टू अदर प्लेस and as a result there is a new structural species. ठीक है बेटे, क्लियर? ये नेक्स्ट एग्जांपल है। Here you can see there is a hydroxyl group. Now there is a removal of water. तो water need 2 hydrogen atom. So this hydrogen is also involved along with this. तो अब क्या होगा? As a result there is a formation of double bond. तो there is a formation of double bond. ठीक है। फ्री रेडिकल मेडिएटेड कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन बहुत ही सुना होगा आपने, बहुत ही पॉपुलर टर्म है। फ्री रेडिकल मेडिएटेड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ CO2। तो देखो CO2 रिमूव हो रहा है, राइट। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। तो CO2 रिमूव हो रहा है, तो CO2 कहाँ से रिमूव हुआ? यहाँ से रिमूव हुआ। नाउ दिस इज सेइंग फ्री रेडिकल मेडिएटेड डीकार्बोक्सिलेशन। तो फ्री रेडिकल में व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? There will be single electron, इसको फ्री रेडिकल कहेंगे। वो अटैक कर रहा है यहाँ पे, इसने अटैक किया यहाँ पे, यह भी फ्री रेडिकल है, तो एज ए रिजल्ट CO2 एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। दिस इज कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल मेडिएटेड डीकार्बोक्सिलेशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये सारे नाम आएंगे आपको।
व्हाट इज द एसियल ग्रुप ट्रांसफर? एसियल ग्रुप ट्रांसफर मतलब देयर इज ए सर्टेन फंक्शन ग्रुप विच विल बी ट्रांसफर्ड, राइट? तो आप देखो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एंड व्हाई दे आर ट्रांसफर्ड. सो हियर दिस इज वाई स्पीसीज, दिस इज अटैकिंग ओवर RCOX. तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देयर इज ए शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए. अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, राइट? तो ये भी पुल कर रहा है. तो ये इसके पुल करने के कारण द X विल बी रिप्लेस्ड. X रिप्लेस हो गया एंड नाउ द Y इज अटैच्ड. बाकी के जो बॉन्ड है, इधर का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये डबल बॉन्ड के रूप में यहां पे आ गया. तो दिस बिकम्स डबल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज एसियल ग्रुप ट्रांसफर. व्हाट इज फॉस्फेरिल ग्रुप ट्रांसफर? फॉस्फेरिल ग्रुप ट्रांसफर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फॉस्फेरिल ग्रुप ट्रांसफर? कैन यू आंसर मी? एनीवन? नो आइडिया? हेलो अमन, मित्रबिंदा, अमन, आजाद. Yes, sir. What do you mean by the phosphoryl group transfer? What is phosphoryl group? वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है बताओ, बता सकते हो? व्हाट डू मीन फॉस्फोरिल ग्रुप? एटीपी का नाम सुना है ना? हेलो, क्या हो गया, समझ नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो मिल रही है? कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है. हेलो अमन, आवाज आ रही है? मित्रबिंदा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो. Yes, sir. हेलो. हाँ हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? क्या हो गया? मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम हो गई. हेलो. हाँ बोलो बेटा. मैं कह रहा हूँ फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर क्या होता है? फॉस्फोरिल ग्रुप का मतलब होता है, देखो एटीपी के पास, हाँ एटीपी के पास 3 फॉस्फेट हैं, ठीक है ना? एडेनिन, राइबोज एंड फर्स्ट फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट, ठीक है ना? तो ये जो थर्ड फॉस्फेट है, राइट, ये हाई एटीपी मॉलिक्यूल, हाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहते हैं ना, थर्ड वाले को, थर्ड एंड देन सेकेंड, एटीपी टू एडीपी. तो एटीपी से जब एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ए रिलीज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है. तो ये कैसे रिलीज हो रहा है? बिकॉज जब ग्लूकोज और एटीपी, अगर आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस में, तो व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद एटीपी, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ this high phosphate energy molecule over the glucose, and there is a formation of which bond, a phosphate ester bond, right? phosphate ester bond क्या होती है? O अटैच है ना, तो O is called the ester bond. O के दोनों तरफ बॉन्ड होंगे, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड. तो ये है फॉस्फेट और O से अटैच है, तो इसको कहेंगे फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, और ये है ग्लूकोज. क्लियर हो गया? सिस्टम हैंग कर गया. ऑक्सीडेशन एक चीज होती है एंड देयर इज अनदर रिडक्शन, मतलब ये कपल्ड रिएक्शन होते हैं, मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा. तो इधर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है ना? हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तभी कहेंगे इसको रिडक्शन, ठीक है?
हाइड्रोजन जब भी रिमूव होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी एंजाइम कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजन, जो कि कन्वर्ट कर रहा है लैक्टेट को पायरुवेट में, ठीक है, लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजन। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, यानी जो हाइड्रोक्सिल में जो हाइड्रोजन है इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो जब इस डायरेक्शन में चल रहा है, देखो दो डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब चल रहा है तो व्हाट इज द प्रोसेस हैपनिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज रिडक्शन, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। अब रिडक्शन मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली द हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव होकर के देयर इज अ न्यू स्पीसीज फॉर्म, वो लैक्टेट से कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजन अभी एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आप देखोगे कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम, 6 क्लासेस ऑफ, उसमें एक क्लास ऑफ एंजाइम वो है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही परफॉर्म करता है, ठीक है ना, वो क्लास अलग है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही परफॉर्म करता है, उसमें ज़्यादातर डिहाइड्रोजनेज वर्ड यूज होते हैं। जो भी रिडक्शन करेंगे उनमें कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है ना। तो जैसे लैक्टेट को कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट में, व्हाट इज द नेक्स्ट, नाउ फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर एंड एटीपी। CSR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है ना, इसलिए बार बार इसका मैं जिक्र करूंगा। आपको फ्री एनर्जी चेंज में भी उसके टर्म में दिखाऊंगा, अभी बायोकेमिकल रिएक्शन के टर्म में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं इसमें, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा जाए। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में द ATP सिंथेसिस ऑकर, याद है, ATP सिंथेसिस ऑकर। ATP सिंथेसिस कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप, वहां पे देखोगे प्रोटॉन पंप होती है, ठीक है ना, ATP सिंथेसिस होती है। तो जो डिफरेंस है ATP, ADP और AMP, वो किस चीज का है, वो है फ्री एनर्जी, किसका, फ्री एनर्जी का। देयर इज ए लार्ज फ्री एनर्जी, फिर उससे भी कम फ्री एनर्जी इसमें है, और सबसे कम फ्री एनर्जी इसमें है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें देखो बड़ी हैरानी की बात है, CSR में इसी साल पूछा था ये क्वेश्चन कि ये फॉस्फोरिल ग्रुप, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा था कि जब ATP में देयर इज ए कंटिन्यूअस फॉस्फेट ग्रुप, यानी 1 2 3, क्लियर, तीनों फॉस्फेट अटैच्ड है, ठीक है। अमन हेलो, मना कर दो, डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। हाँ हेलो अमन, मित्रबिंदा, क्वेश्चन ये पूछा था इस बार के CSR में, क्वेश्चन था, देखो ATP से कितना इजी क्वेश्चन पूछा था और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, कि ये जो है इसमें कंटिन्यूअस देख रहे हो, ऑक्सीजन निगेटिव है, तीनों निगेटिव है ना, दीज आर हाईली, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं, है ना, इनकी स्टेबलाइजेशन कैसे होती है जब कंटिन्यूअस तीनों फॉस्फेट अटैच है। तीनों फॉस्फेट पे क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, दिख भी रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता कैसे है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि दीज फॉस्फेट ग्रुप आर हाईली रिपल्सिव टू ईच अदर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिपल्सिव होते हैं। तो जब ADP में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो दे आर अंडरगोइंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है उसके कारण ADP ज्यादा स्टेबल है रादर देन ATP। ATP इज मोस्ट अनस्टेबल, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में होता है, राइट, क्योंकि इसमें बॉन्ड है अल्फा बीटा एंड गामा बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लीज होती है। तो ये वाला ग्रुप पूरा डिटैच हो जाता है,
यू कैन सी हियर दिस इज द डिटैच्ड ग्रुप आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। और जैसे ये डिटैच होगा दे अंडरगो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर उतना रिपल्सिव नहीं होगा जितना कि एटीपी था, राइट। और इनका फर्दर जो आयोनाइजेशन होगा उसकी वजह से दे विल बी मोर स्टेबल। तो ये चीज समझ में आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, why there the first question is why there is a phosphoryl group transfer from ATP, right? So you can say in the phosphoryl group transfer help in more stabilization. There is more stabilization of what? ATP is least stable. Least stable क्यों है? Because of high repulsion. ये ध्यान देना, there is a very high repulsion among the ATP. तो this is a alpha, beta and this is a gamma position. तो गामा पोजीशन की जो ATP फॉस्फेट ग्रुप होगा that will be separated. That will be separated. जैसे ये सेपरेट होगा now they will form ADP. So ADP is more stable. ADP is more stable. Why this is more stable species? Because of least repulsion. इससे भी ज्यादा AMP. AMP is the, यहाँ पे तो कोई रिपल्सन की बात ही नहीं है ना। तो ATP और ADP में कंपेयर किया जाए तो विच इज द मोस्ट अनस्टेबल? ATP इज द लीस्ट स्टेबल या हाई अनस्टेबल। अब जो गामा फॉस्फेट अलग हो रहा है उसकी क्या कहानी है? दे आर अंडरगोइंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। दैट्स वाई ATP इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल करेंसी। यूनिवर्सल करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल द फ्री एनर्जी इज कनेक्टेड विद दिस गामा फॉस्फोरिल बॉन्ड। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया ना पीएच वाला? पीएच वाला टेस्ट ट्राई करो एक बार। मितबिंदा, अमन, आजाद, किसी ने वो टेस्ट नहीं दिया, किसी ने वो टेस्ट नहीं दिया। बट ट्राई तो करो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कम नंबर आएंगे, यही ना होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? नथिंग एल्स। यू विल लर्न, है ना। दोबारा देना चाहोगे दोबारा फिर ओपन कर दूंगा, दोबारा देना। अभी तो ओपन है, सब लोग इसको ट्राई करो। कहीं भी दिक्कत आती है अभी कंसल्ट कर सकते हो, कोई बुक भी देख सकते हो, कोई भी हेल्प ले सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो। ये टाइम जो आपको टास्क दिया जा रहा है अपने पूरी कोशिश करो कि वो टास्क कंप्लीट हो। टास्क इनकम्प्लीट होगा फिर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होगी। आपको जान लगा के करनी है पूरी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एटीपी का, एटीपी में 3-4 सवाल आते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चर में अल्फा, बीटा, गामा, और सबसे ज्यादा जो फ्री एनर्जी है दैट इज रिलेटेड विद द गामा। ओके, गामा फिर बीटा फिर अल्फा। इसीलिए पहले ये गामा वाला ब्रेक होगा क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्सन इसके पास होता है। तो ये रिपल्सन रिलीव हो जाता है बाय द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बाकी दो बचते हैं अल्फा और बीटा, दैट फॉर्म्स द एडीपी। एडीपी इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल है। अब देखो, अदर फॉस्फोलिपिड कंपाउंड आल्सो हैव लार्ज फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल के नाम, ये CSIR में पूछता है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है ना, सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। पहला है एटीपी, बी जीटीपी, सी पीपी, डी ऑल ऑफ एवर। बोलो, विच इज नॉट सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। एंड फाइनल ऑप्शन ये भी देता हूं, नन ऑफ द एवर। बोलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अमन, आजाद, बोलो इसको। ये क्वेश्चन आ चुका है CSIR में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग।
विच इज नॉट द सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। अब देखो एटीपी है कि नहीं है, एटीपी यस, जीटीपी यस, पीईपी यस है, लेकिन यहां पूछ रहा है विच इज नॉट, कौन नहीं है, ठीक है ना। तो सारे हैं, तो ऑल ऑफ द एबव आपके हिसाब से, लेकिन वहां निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस लार्ज फ्री एनर्जी ऑफ हार्डलेसिस? मीन्स दे विल स्टोर हाई अमाउंट ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेल्टा जी? डेल्टा जी, दिस इज कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी, ठीक है ना। और डेल्टा जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, दिस इज मोर निगेटिव, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी देयर, मोर नेगेटिव मोर स्टेबल, ठीक है ना। अब पीईपी का या जो भी फ्री एनर्जी डिसाइड की जाती है वो डेल्टा जी पे डिसाइड की जाती है। क्या? ना ना, हाँ अंडे रख तो, अंडे खा रहे हो मंगलवार को ठीक है ना, इतने जोर जोर से अंडे खा रहे हो। हनुमान जी आएंगे गदा लेके अभी तुम्हारे पीछे, भाई सारी एटीपी खत्म करेंगे। ओके कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। तो ये जो फ्री एनर्जी स्टोरेज होती है, जैसे आपने सुना होगा कि एटीपी फ्री एनर्जी सोर्स है, जीटीपी सोर्स है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द डेल्टा जी। डेल्टा जी का एक पूरा स्ट्रक्चर ही है, अगर होगा यहाँ पे टेबल तो मैं दिखाऊंगा। जितने भी मॉलिक्यूल का ये एक्चुअल में, हाँ ये देखो, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, है ना। दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हार्डलेसिस ऑफ सम फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड। कुछ तो है जैसे एटीपी, एटीपी तो आपको पता ही है, एटीपी कितना रिलीज करता है। एक एटीपी एक फॉस्फेट अगर ब्रेक करेगा तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज? -7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। एएमपी देखो कुछ भी नहीं, जीरो है। एटीपी से एटीपी में 7.3, एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट होगा यानी 2 बार, तो 2 बार में -10 हो जा रही, -10.9, 14 नहीं हो रही, ध्यान देना। एएमपी में कुछ भी नहीं है, पीपीआई में ओनली -4, बहुत ही कम है। ग्लूकोज 3 फॉस्फेट में -5 ओनली, बहुत ही कम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये कभी कभी कह देते हैं ऑर्डर सजाओ, सबसे बढ़िया एनर्जी सोर्स कौन है, एटीपी या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब आपको दे देते हैं विच इज बेस्ट, आप सर्च करो विच इज द बेस्ट फ्री एनर्जी सोर्स, फ्री एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, डेल्टा जी के आधार पे। एक सब्सटेंस है ए जिसका डेल्टा जी दिया है -14.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। दूसरा दिया है डेल्टा जी बी -11.8, तीसरा दिया है डेल्टा जी सी -7.8, फोर्थ दिया है डेल्टा जी डी -10.9। कौन सा बेस्ट एनर्जी सोर्स है बता सकते हो? Who will be the best energy source out of 4? चारों में बेस्ट एनर्जी सोर्स कौन सा होगा? बताओ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी है, तुम्हारे सामने आंसर भी है। आजाद बताएगा। आजाद, कैन यू टेल मी? हेलो आजाद, हेलो अमन, अमन बेटे बताओ आप। हेलो मित्रविंदा, आपको कुछ आइडिया? नो सर। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो सबसे ज्यादा मैंने अभी बताया था ना, सबसे ज्यादा जिसकी निगेटिव एनर्जी होगी, डेल्टा जी हैविंग मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा दैट विल हैव द
बेस्ट फ्री एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट। इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी किसकी दिख रही है? -14 की, -11 की, -7.8 की, -10.9 की। -14 की दिख रही है, वैल्यू ही देख लो ना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? इसकी, ठीक है। तो दिस विल बी द बेस्ट फ्री एनर्जी। यहां भी देख लो ना, फॉस्फेनॉल पायरुवेट सबसे ज्यादा -14, एटीपी की -7.3, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की -11। मैंने यहीं से डेटा उठाया है। तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या हुआ? ये हुआ। तो नंबर 1 इसको दे दो। फिर नंबर 2 ये हो गया 11, नंबर 3 हो गया 10, ठीक है। नंबर 3 ये हो गया 10.9, ये हो गया 4th, ठीक है। अगर अरेंज करने को आ जाए तो नाउ यू कैन अरेंज 5, ऐसे अरेंज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो डेल्टा जी ए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा जी बी, देन डेल्टा जी डी, देन डेल्टा जी सी। इतना क्लियर होगा नहीं ये क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू विच इज द बेस्ट फ्री एनर्जी सोर्स? ABCD 4 कंपाउंड है। नहीं क्लियर हो रहा है? अमन, अमन ऑडियो नहीं आ रही है? हेलो मित्रबिंदा, आपको समझ में आ गई है? यस सर। ये क्लियर हो गया ना कि कैसे मैंने अरेंज किया? ये वाला अरेंज किया, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। CSR में चलो ये पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे टफ कर देते हैं जब आपको ऑर्डर में बनाने को दे देते हैं। तो ऑर्डर में आपको 14, फिर 11, फिर 10, फिर 7, ठीक है। ऐसे आपको छांटने हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। दिस इज रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। डेल्टा जी 0, ये भी रिएक्शन नॉट फिजिबल, ठीक है ना। रिएक्शन तब फिजिबल होगा when डेल्टा जी इज नेगेटिव, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा अच्छा है। So for hydrolysis reaction with large negative free energy changes, the product are more stable. ये important point नोट कर लेना, ये बहुत बहुत important है। It's very very important। क्यों important है? एक तो ये चारों पॉइंट याद रखना, CSR ने कभी न कभी इस पे पूछे हैं क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, या चारों एक साथ दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि द बॉन्ड स्ट्रेन इज रिलीव्ड बाय चार्ज सेपरेशन, द प्रोडक्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयोनाइजेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है? फॉर एग्जाम्पल ATP, 3-phosphoglycerate, राइट, थायोएस्टर। द प्रोडक्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय आइसोमराइजेशन, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड बाय आयोनाइजेशन, प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड बाय आइसोमराइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेन इज रिलीव्ड बाय चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है। द प्रोडक्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो ये तीन होती है, आयोनाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड आल्सो रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें किसमें होती है ये आपको याद रखना है। क्रिएटिन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, थायोस्टर, ठीक है। ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं? ATP, 3PG फॉस्फोग्लिसरेट, थायोस्टर, PP, क्रिएटिन, PI, ये इतने मॉलिक्यूल हैं। ऑल दे आर हैविंग लार्ज नेगेटिव फ्री एनर्जी, दे हैव लार्ज नेगेटिव फ्री एनर्जी, बट इनके स्टेबलाइजेशन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ATP कैसे स्टेबलाइज होता है? बाय आयोनाइजेशन। ये जरूर याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा, राइट। अभी आवाज किसी की नहीं आ रही है, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन आप लोग बनाओ, बोलते ही नहीं हो। अमन, आजाद, बिल्कुल फोकस करो बेटे, इधर उधर नहीं करना। हाँ, पॉइंट नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट CSR में कई बार पूछ चुका है। आपको आइडिया नहीं है, आप डिस्कशन में मिस कर जाओगे, है ना, फिर आपको क्वेश्चन निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। एक क्वेश्चन निकला नहीं, 6 महीने बर्बाद होना है।
तो ये ध्यान दो, एटीपी जो स्टेबलाइज हो रही है वो आयोनाइजेशन से हो रही है ना। और बॉन्ड एटीपी में कैसे रिलीव हो रही है? बाय चार्ज सेपरेशन। एकदम याद कर लो अच्छे से पॉइंट ये। द प्रोडक्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय आयोनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इन एटीपी 3PG 3-फॉस्फोग्लिसरेट थायस्टर। हाँ, जो पीईपी है उसमें आयोनाइजेशन नहीं होती, उसमें आइसोमराइजेशन से स्टेबल होता है। हाँ, क्रिएटिन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, थायस्टर में अगेन देयर इज ए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मैंने दिखाया था आपको एटीपी में, लेकिन वो जो फॉस्फेट अलग हुआ था उसके लिए, जो फॉस्फेट अलग हुआ था, ठीक है ना। यानी एटीपी से जब एडीपी बनी, ठीक है ना, तो ये फॉस्फेट तो रिलीज हो गया, अब तो इससे मतलब है नहीं हमसे, ठीक है ना। बट एडीपी कैसे स्टेबलाइज हुआ वो ये पूछ रहा है, इस फॉस्फेट के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो ये जो एडीपी स्टेबलाइज हुआ वो आयोनाइजेशन से हुआ, ठीक है ना, ये आयोनाइजेशन से हुआ। एटीपी में जो बॉन्ड रिलीज हो रही है या फॉस्फेट जो रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस साल का पूछा हुआ, इसलिए बता रहा हूं बार बार। चार्ज सेपरेशन से इसका फॉस्फेट पूछा था, फॉस्फेट कैसे अलग होता है, फॉस्फेट कैसे स्टेबलाइज होता है, कैसे, क्यों ये हाइड्रोलिसिस, सबका एक ही ऑप्शन था, ये बॉन्ड स्टेन इज रिलीव्ड बाय चार्ज सेपरेशन। यहां पे बॉन्ड जो है फॉस्फेट रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, इसलिए हो रही है क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा है ना, तीनों निगेटिव है। तो अगर ये इतना ज्यादा रिपल्सन है, अगर ये रिलीव नहीं होगा, चार्ज सेपरेट नहीं होगा, तो ये ब्लास्टिंग वाली कंडीशन में है, ठीक है ना। तो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर, ये भी क्वेश्चन पूछा हो कि विच आउट ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट एटीपी। एटीपी में कौन सा सेंटेंस नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट ऐसे कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो उसमें वो 3 पॉइंट डाल देंगे, ठीक है ना। बॉन्ड स्टेन इज लीव बाय चार्ज सेपरेशन, तो लिख देंगे कि बॉन्ड बाय चार्ज सेपरेशन। दूसरा लिख देंगे एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर। अब आप नहीं पढ़े हो तो आप इसको मानोगे नहीं सेंटेंस, आपको लगेगा ये गलत है। तो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर। और तीसरा मैं ये लिख दूंगा तब भी नहीं मानोगे कि द एटीपी प्रोडक्ट आर स्टेबलाइज्ड बाय आयोनाइजेशन। एटीपी प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड बाय आयोनाइजेशन। ठीक है ना। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। बोलो अबाउट एटीपी विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सारे सही है ना, ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको। नहीं, सारे सही हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग बाय चार्ज सेपरेशन, एटीपी स्टेबलाइज हो रही है ग्रुप ट्रांसफर, एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर, एटीपी प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन बाय आयोनाइजेशन, तीनों सही है। तो आप लिखते हो कि लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। एक सेकंड नोट करना, नोट करो ये सब चीजें। यस, ये देखो कितनी बढ़िया चीज निकल के आई। अगर हम लोगों ने पूरा स्टेप नहीं पढ़ा होता तो ये चीज समझ नहीं आती। एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब ये प्रूफ कैसे करोगे? जैसे ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामाइन में, ठीक है ना, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामाइन में, तो ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा ग्लूटामाइन में व्हेन एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड अमोनिया इज अटैच्ड। तो देखो अमोनिया अटैच्ड हो गई और एटीपी कन्वर्ट हुई एडीपी में। तो जो फॉस्फेट था वो उसने हेल्प किया, उसने ग्रुप ट्रांसफर में हेल्प किया, ठीक है ना, ग्रुप ट्रांसफर में हेल्प किया। तो अब जब ग्लूटामिन, देखो यहाँ पे ऐसे, ये तो 1 स्टेप में दिखाया, अब 2 स्टेप में दिखाओगे तो ऐसे होगा। यहाँ एटीपी इन्वॉल्व है ग्लूटामेट में, तो क्या हुआ, ये देखो फॉस्फेट अटैच हो गया, ठीक है ना, एंजाइम के हेल्प से दिस फॉस्फेट इज अटैच। अब ये फॉस्फेट दोबारा हटेगा तो फिर आएगा अमोनिया। अमोनिया एक स्टेप में नहीं अटैच हो जाता, पहले ग्लूटामेट के साथ कौन अटैच होता है, फॉस्फेट। जैसे फॉस्फेट अटैच हो गया, ये पूछा जा सकता है सीक्वेंशियल रिएक्शन कि बताओ मान लो कोई एटीपी अटैच हो रहा है
तो कैसे वो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, अमोनिया को जैसे कैसे ट्रांसफर किया इसमें, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या लिखूं. द फर्स्ट थिंग इज द फॉस्फेट मस्ट बी अटैच टू ग्लूटामेट, तो ग्लूटामिल फॉस्फेट बना लेगा. अब जब ये फॉस्फेट हटेगा फिर वो जगह खाली होगी, फिर ये अमोनिया अटैच होगा. डायरेक्टली अमोनिया के पास पावर ही नहीं कि वो अटैच हो जाए. ठीक है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज द एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर. तो इस तरीके से ये चीज सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एटीपी सर्व एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन या क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, है ना. वाई एटीपी सर्व एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के रूप में क्यों काम करता है भाई, है ना. बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमीडिएट पोजिशन ऑन द स्केल ऑफ ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, है ना. वाटर की तरह, जैसे कहते हैं ना वाटर को कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. वाटर को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. उसी तरह एटीपी को क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स. हाँ, वाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स. जीटीपी भी एनर्जी सोर्स, है ना. बहुत सारे हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट भी है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट भी है, बहुत सारा हमने देखा. लेकिन इसमें एटीपी को ही केवल कहते हैं. ना 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 ना, एटीपी है यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. वाई, बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन, because this lies in the intermediate position on the scale of group transfer potential. group transfer potential की स्केल अगर देखी जाए, ये देखो कंपैरिजन है सांच को आंच किया. अब ये क्या है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी ग्रुप ट्रांसफर करता है. क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना. तो अब ये देखो ये जो एटीपी है, ध्यान दो आजाद, इधर उधर मत करो आजाद, आजाद ध्यान दो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. जो एटीपी है ये देख रहे हो, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर रहा है ना. क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन बना रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी बना रहा है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बना रहा है. तो ये दिस इज द इंटरमीडिएट पोजीशन ऑन द स्केल ऑफ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन. हेलो अमन, आवाज आ रही बेटे? हेलो, यस सर आ रही है. समझ में आ गया ये वाला एटीपी. वाई दिस इज एक्टिंग एज ए यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, बिकॉज इनकी जो फॉस्फेट ट्रांसफर जो पोटेंशियल है वो सारे मॉलिक्यूल की तरफ है ना. इनका जो डेल्टा जी है वो इस तरह से है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी या फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा जी में काफी फर्क पड़ता है. तो इनका जो डेल्टा जी है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सही है, ठीक है ना. ये 30 to 40 के बीच में है, राइट. तो इस वजह से ये सबको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये ट्रांसफर का रूल होता है ना कि हायर से हाई से लो, यही ना, यही तो ट्रांसफर का रूल होता है. तो इनकी स्ट्रक्चरल पोजीशन ऐसी है कि इनसे सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. क्रिएटिन भी एक्सेप्ट कर लेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी कर लेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कर लेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कर लेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट. ये हाई एनर्जी कंपाउंड की स्केल है ऊपर, और जो लो एनर्जी कंपाउंड की, ये पूछा हुआ CSIR में, CSIR में पूछा है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो एनर्जी कंपाउंड. तो ये याद रखना, दिस इज अ ओनली 2 मॉलिक्यूल, केवल 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका की नाम 2G घोटाला याद कर लेना. 2G घोटाला, 2G स्लो ही होगा 3G और 4G से. तो 2G हमेशा स्लो होगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये नंबर 1 पे ही है, ध्यान देना, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, सॉरी हाँ नंबर 1 नंबर 2 पे है ये, एंड देन दिस इज नंबर 3. तो ये ऑर्डर लिख लेना, ऑर्डर में लिखवा भी देता हूं. अमन, हेलो अमन, सर ये ऑर्डर बेटा नोट कर लो, ये पूछा हुआ CSIR का क्वेश्चन है. ठीक है ना, कि जैसे इन्होंने 5 कंपाउंड दिए हुए हैं,
तो 2 क्वेश्चन पूछा इस पे कि पहले तो बताओ लो एनर्जी कंपाउंड कौन से हैं। तो पहला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है। और बाकी जो हाई फॉस्फेट में उसमें नंबर 1 कौन है, तो वह है फास्फोइनॉल पायरुवेट, पीईपी नंबर 1 पे है। सेकंड पे कौन सा है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। तीसरे पे है क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है। चौथे पे है एटीपी, ध्यान देना चौथा पोजीशन है इसका। हेलो अमन, नोट कर रहे हो? आजाद? हाँ सर, नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लो। ये चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। आजाद बेटे? यस सर, कर रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लो अपना, बहुत डिस्टरबेंस तुम्हें लोग करते हैं। दरवाजा बंद ही है सर। दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारा जैसे नाम है आजाद, वैसे तुमको आजादी से डिस्टर्ब करते हैं सारे, कोई रोक टोक नहीं है। ये जानते हो डिस्कशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है। अगर आप कहीं डाइवर्ट हो ना, या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल महात्मा बन जाओ, साधु महात्मा, जब ये सारी चीजें डिस्कशन चलती हैं तो। क्योंकि देखो ग्राफ से मैंने निकाल के आपको दे दिया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन निकाल के दे दिया, उसका आंसर दे दिया। अब ये चीज अगर आप नोट नहीं करोगे, क्वेश्चन पूछ दिया गया, देन आपको ट्रबल आनी है। आपने एक जरा सी गलती की, एटीपी को आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि एटीपी है, ठीक है ना, यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स, तो आप उसी को नंबर 1 बना के चले आओगे। ये रॉन्ग है, नंबर 1 पे ये नहीं है कभी भी, ठीक है ना। यूनिवर्सल एनर्जी है, बीच में है इसकी पोजीशन, ऐसी पोजीशन है कि ये सबको दे सकता है। बट ये ध्यान दो, सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स अगर ये स्केल पे देखो, ये डेल्टा जी की स्केल है ना, तो स्केल में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो किसकी है, पीईपी की, इसलिए नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ये है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की। थर्ड नंबर पे है फॉस्फोइनॉल फॉस्फोक्रिएटिन की। चौथे नंबर पे है ये एटीपी की 30 के आसपास, है ना। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल में दोनों देखोगे लगभग इक्वल प्लेस पे हैं, इसमें कोई कम नहीं है। मतलब ये नहीं कि ग्लिसरॉल नीचे है ग्लूकोज, ठीक है। तो कल थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द, हाँ जी, कल कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा और डिस्कशन करेंगे डेप्थ में। फिर आपको एटीपी की डिस्कशन चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। कल ही पहले रिवीजन मारेंगे ना, थोड़ा शॉर्ट। वीडियो तो अपलोड कर देंगे, रिवीजन हो ही जाएगा तुम्हारा, है ना। वीडियो देखते नहीं हो क्या? वीडियो देख लेना, पूरा तो रिकॉर्डेड है। देखता हूँ सर, उसको आराम से देख लेना, जो तुम्हारा छूटा है वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर ये बताऊंगा सारा FAD NAD ये सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ATP के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करेंगे, ये लाइट कैसे निकलती है इंसेक्ट्स में, ये डिस्कस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है।